हाँ, नमस्कार मेरे सभी देशवासियों को और जवान भाइयों को। मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल सिंह। आज मैं आपसे बात करूंगा कि मैंने केंद्र सरकार जहाँ कुछ धार्मिक कट्टरपंथी जो हैं, कट्टरवादी हैं, उनके गलत कामों के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ बोलकर आज तक क्या पाया है और क्या खोया है। तो मैं अपनी जो है पूरी आपको कहानी बता रहा हूँ कि आज तक मैंने क्या किया और मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले जो है, मैं 1 जनवरी 2010 को पेंशन आया और मैंने 2010 में ही जवानों के साथ जो डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने आवाज़ उठानी शुरू की। उस टाइम ज़्यादा सोशल मीडिया हमारे यहाँ पे फेमस नहीं था, जहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए फिर भी अपने लेवल पे गांव-गांव में जा कर के घूम करके जवानों को जागरूक करना शुरू किया कि आप लोगों के साथ जहाँ जहाँ पे भेदभाव हो रहा है और आप लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। जागरूक हो करके हमें केंद्र सरकार के खिलाफ, जहाँ दूसरी सरकारों के खिलाफ भी जो है, जहाँ जहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके लिए मैंने जो है अपना कुछ साथियों को इकट्ठा करके, तो हमने 2010 में ही जो है वो एक यूनियन जो बनाई, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो पहले मैंने अपने तरनतारन जिले में बनाई। फिर धीरे धीरे करके इसमें हमारे साथ और भी लोग जुड़ते गए और ये हमारी जो कमेटी का संगठन है ये तकरीबन इंडिया के 4-5 स्टेट्स में हो गया। और जब मैंने अफसर्स के खिलाफ बोलना शुरू किया तो तभी मुझे जो है वो अफसर्स के द्वारा जो है पहले आपकी पेंशन बंद करवा देंगे, आपको उठवा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपको परिवार सहित जो है वो मार दिया जाएगा, आपको गुम कर देंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए हो आप। ऐसे करके बहुत सारी जो है धमकियाँ मिलती रही, लेकिन मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया और बेखौफ होकर के मैं जो है अपने संघर्ष में चलता रहा। लेकिन सबसे पहले जो है मेरे 1 जनवरी 2013 जब नया साल था, उस दिन जो है मैं अपने गांव से शहर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में जहाँ पे कोई आज नज़दीक कोई आने जाने वाला नहीं था, वहाँ पे एकदम से 2 मोटरसाइकिल जो है पीछे से आए और मेरे आगे लगा। उन्होंने सड़क को ब्लॉक करके मुझे रोक लिया और उसमें से 2-2 आदमी थे, तो 4 आदमियों ने मिल के मेरे को पीटना शुरू कर दिया। मैंने कोशिश की उनसे पूछने की, क्योंकि मैं एकदम से घबरा गया कि मेरी तो किसी से झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो क्या बात है जो इन्होंने मेरे साथ जो मार पिटाई करना शुरू किया। और जब तक मैं समझता उस टाइम तक वो चारों मुझे लात घूंसों से मार रहे थे और उन्होंने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था, नकाब को पोस्ट की तरह आए थे। तो बहुत सारी पिटाई करने के बाद उन्होंने बोला कि अब समझ ही गया होगा कि बहुत बार तुम्हें ये बात बताई थी, फ़ोन करके वो बोला था कि तो अपनी जो कार्रवाई है, जो फालतू में बोलता रहता है सरकार के खिलाफ, जहाँ ऑफिसर्स के खिलाफ, इसको बंद कर दे, नहीं तो अगली बार तुझे जान से जो है हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन मैंने वहाँ पे मार पिटाई के बाद कुछ देर वहाँ पे 1-1.5 घंटा साइड में लेटा रहा। उसके बाद मैंने जो है मोटरसाइकिल उठाया और जैसे तैसे करके घर में पहुँचा।
और मेरे पत्नी और परिवार वालों ने पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि मैं रास्ते में जा रहा था तो मोटरसाइकिल स्लिप होके गिर गया, इसलिए मेरे जो चोटें आई हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो है वहाँ पे लोकल जो है दवाई वगैरह लेकर के जहाँ जहाँ पे थोड़ा जख्म हो रखे थे वहाँ पे बेटाडिन वगैरह लगा करके अपना घर में इलाज किया। जैसे हमारे फेमस है कि अगर अंदरूनी चोट हो तो उसके लिए दूध में हल्दी डाल करके पीते हैं, तो वो सब जो है मैंने उन सब चीज़ों से जो है उसमें किया। और मतलब 8-10 दिन, तकरीबन 8-10 दिन के बाद मैं चलने फिरने के काबिल हुआ। लेकिन इसके बारे में मैंने ना तो अपनी आज तक किसी अपनी फौजियों की जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है उसको बताया, ना मैंने किसी और को बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये बात बताऊंगा तो मेरे साथी डर जाएंगे, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। मैं जब पुलिस स्टेशन आया उनसे बात की कि भाई मेरे साथ ऐसे मार पिटाई की गई है, तो उन्होंने भी मेरे को आगे से यही जवाब दिया कि भाई जब बड़ों से पंगे लेगा, सरकार से पंगा लेगा, तो ऐसे अंजाम तो भुगतने पड़ेंगे। पेंशन ले रहे चुपचाप ले, पेंशन लेके खाता रहे, फालतू झंझट में क्यों पड़ रहा है। मैंने अपना जब बोला कि मेरी FIR करो, रिपोर्ट लिखी है कि मुझे मेरे साथ मार पिटाई की गई है, तो मुझे पूछा गया कि आप उनके नाम बताओ, उनके पहचान बताओ। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं है, उनके कपड़ों से मुंह ढके हुए हैं। तो तब भी उन्होंने बोला कि जा तो उनके नाम लेके आ। अभी मैं नाम कहाँ से लेके आऊँ, क्या करूँ, तो इसलिए मैं चुपचाप फिर पड़ा रहा। उसके बाद जो है हमारा 2014 में सबको पता है एक रैंक एक पेंशन के लिए, तो वहाँ पे भी जो है अफसर की तरफ से जो OROP के लिए जंतर मंतर पे टेंट लगा हुआ था, तो हमने उसके विरोध में, अफसर की धमकियों के बावजूद हमने विरोध में उसके वहाँ पे टेंट लगा करके मैं भूख हड़ताल पे बैठा। तो मेरा 11 दिन का उस टाइम पे भूख हड़ताल मैंने किया। तो उसके बाद जो है जब अफसरों को देख ही रहे थे वहाँ पे कि ये आदमी जो है हमारे साथ पंगा ले रहा है और जो हमने लेने थे लाभ हम वो नहीं इसकी वजह से ले पा रहे हैं, तो मुझे इन्होंने बार बार फ़ोन करके हरासमेंट करना शुरू किया। कभी किसी का फ़ोन आ जाता, कभी कुछ, कभी कोई गाली देता, कभी, तो उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने डाल रखी थी। तो इन्हीं सभी कारणों से जो है वो मेरे जो है दुश्मन ज़्यादा बनते गए। धीरे धीरे करके जो है वो फिर आ गया 2018। तो 2018 में जो है मैंने फिर जो है डिसेबिलिटी के लिए जो जवानों को 9,000 रुपये और अफसर्स को 2.5 लाख दिया जाता है, उस भेदभाव के खिलाफ रामलीला मैदान में उस टाइम पे भूख हड़ताल की जो 10 दिन चली। तो उसमें भी भूख हड़ताल, सिर्फ भूख हड़ताल पे मैं ही बैठा हुआ था। मैं बीमार भी हो गया वहाँ पे भी यही है, सरकार की तरफ से दबाव आता रहा, लेकिन मैं उस टाइम पे भी डरा नहीं। 10 दिन के बाद हमारा भूख हड़ताल ख़त्म हुआ, मैं वहाँ से वापस आया। उसके बाद मुझे बहुत तरह से अलग अलग जगह से फ़ोन आते, परेशान करते, क्योंकि मेरा जो है कुछ जो सिख धर्म के कुछ कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरवादी हैं, उनके साथ भी कुछ धर्म के मुद्दे पे, क्रिश्चियन के मुद्दे पे जो है वो क्रिश्चियन धर्म के मुद्दे पे मैंने बोला था कि वो भी धर्म, क्रिश्चियन धर्म भी अच्छा है। तो इसके लिए थोड़ा क्या काफ़ी विवाद हुआ। उसके बाद वो भी मेरे दुश्मन बन गए और काफ़ी बार जो है इसके लिए उन्होंने
मेरे पे दबाव बनाने के लिए कभी आदमी जो जब मैं जाता था तो इधर उधर, तो कभी 8-8 10-10 आदमी मेरे पीछा करते थे, मुझे घूरते रहते थे, कभी फ़ोन करके कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। बार बार पुलिस में जाने के बाद भी पुलिस बोलती थी कि उनका नाम लो। मैं किसका नाम बताऊं, जिसको मैं जानता नहीं उसका नाम कैसे बता दूं मैं। मैंने बोला कि जी आप जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए कि कौन है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे करके जो है ये सभी मामले बढ़ते गए, मुझे परेशान किया जाता रहा। इसके लिए मैंने अपने गांव से कभी शहर आ जाता रहने के लिए, कभी किसी दूसरे स्टेट में 8-8 10 दिन के लिए रहता। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मुझे लगता था कि कोई अटैक कर सकता है, जब मुझे खतरा है, तो मैं दूसरी स्टेट में भी चला जाता था, जहाँ किसी दूर कहीं पे चला जाता था अपनी रिश्तेदारी में, ताकि कोई मुझे ढूंढ नहीं पाए। 8-10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद खुद वो लोग सोचेंगे कि वो भाग गया या कुछ करके, तो अपने आप पीछा छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे करके मैं मतलब टाइम टू टाइम बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। फिर इसके बाद 8 अगस्त 2019 को सुबह मैं अपने घर से खेतों की ओर आया। घर से तकरीबन 8-10 एकड़ दूर जो है वो घर से दूर खेत देखने के लिए आया था, जहाँ पे सरकारी रास्ता है कच्चा, उसके ऊपर घूम रहा था। तो एकदम से जो है वहाँ पे 3 मोटरसाइकिल आए। तो अभी सभी के घर में पास पास हैं और वही रास्ता जाता है। मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसा है। और वहाँ पे उन्होंने जो है आकर के मोटरसाइकिल मेरे पास खड़े हुए, तो मुझे बोले भाई कैसे है। मैं ठीक है, बढ़िया है सर, मैं आपको पहचाना नहीं। तो बोले पहचान तो अभी आपको बताते हैं हम, पहचान जाओगे ऐसे तरीके से। और उसके बाद उतरे तो मुझे उनके इरादों के बारे में पता नहीं था। मैंने सोचा कि मजाक कर रहे होंगे, मिलने के लिए आए हैं, कोई फौजी होंगे या कुछ है। तो 3 मोटरसाइकिल थे, एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 और दूसरों के ऊपर 2-2, तो टोटल 7 आदमी थे। उन्होंने मोटरसाइकिल खड़े किए और मुझे वहाँ पे पिटाई शुरू किया और बुरे तरीके से जो है पीटना शुरू किया। उनके पास कृपान वगैरह थी, तेजदार हथियार थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। जब पिटाई शुरू किया उन्होंने करना, मुझे तो लग रहा था कि आज काट के जाएंगे मुझे। अभी घर से दूर था तो मैंने चलाना तो शुरू किया, लेकिन 7 आदमी हैं तो 7 आदमी का मुकाबला मैं अकेला नहीं कर सकता था। हैंडीकैप्ड भी हूँ, तो इसलिए जो है उन्होंने मतलब काफ़ी पिटाई किया और टांगों से पकड़ के मुझे कभी इधर कभी उधर घसीटते रहे और लातों से कभी पेट में कभी सर पे मारते रहे। और 15-20 मिनट पिटाई करने के बाद जो है वो मुझे बोला कि भाई अगर अभी भी आपने जो है धार्मिक मुद्दों के ऊपर जो है बात करनी नहीं छोड़ी और क्रिश्चियन धर्म के बारे में लोगों के पास ऐसा बोला कि वो धर्म भी ऐसा है, तो इसके बाद जो है लात घूंसों से नहीं, इन हथियारों, तेजदार हथियारों से आपकी कटाई करेंगे। और आपका नहीं, अगली बार हमारा निशाना जो है वो आपका परिवार भी होगा। तो अगर आप अपने बच्चों की, अपनी बीवी की जान चाहते हो तो अपना जो है चुपचाप माफ़ी मांग लो और जो है आगे से ऐसी बातें करनी छोड़ दो। उसके बाद मुझे परिवार वाले जो है वहाँ पे तरनतारन हॉस्पिटल में लेके आए, जहाँ पे 3 दिन चला। तो वहाँ पे भी जो है वो जो जिनकी पहचान नहीं थी, आदमी आते थे मेरे बारे में पूछते थे
और चले जाते थे। इसलिए मुझे 3 दिन के बाद जो है वहाँ से डिस्चार्ज लेना पड़ा और दवाई 10-12 दिन का दवाई जो है वहाँ से लेके फिर जो है वो दूसरी स्टेट में जाके वहाँ पे रहना पड़ा। और वहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 1-2 महीने वहीं पे लगाए। और मतलब कहने का ये है कि मुझे बार बार फिर भी जान से मारने की धमकियां दी गई। पुलिस के पास जाता था तो वो बोलते थे तेरा तू भी सरकार के साथ पंगा लेता है तो तेरा आज नहीं तो कल अंजाम तो यही होगा, आज हो जाए कल हो जाए। हम तो आपको यही बोलेंगे कि चुपचाप घर में बैठ जा, रिपोर्ट तेरी कोई हम दर्ज नहीं कर सकते, सरकार का दबाव है। अगर बोलेगा तो उल्टा फंस जाएगा, हम जो है तेरे ऊपर ही कोई ना कोई मुकदमा जो है वो दर्ज कर देंगे, FIR तेरे ऊपर दर्ज हो जाएगी, फिर घूमता रहेगा इधर उधर इसमें मामलों में। तो इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद कर और घर में बैठ जा, तो तभी तो ठीक रहेगा। तो ऐसे करके मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है परेशानियां सही और जवानों के खिलाफ लगातार जो है वो संघर्ष करता रहा हूँ कि जवानों को उनके हक मिले, जो उनको लाभ मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। जैसे दूसरे देशों में सेना के जवानों को जो कुछ मिल रहा है वो हमारी सेना में भी मिले, हमारे सेना के जवानों को नौकर नहीं समझा जाए, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए घर से बार बार छोड़ना पड़ा। मैंने आज तक कभी अपनी कमेटी वालों को भी ज़्यादा नहीं बताया, कभी किसी को ये नहीं बोला कि भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हाँ, कुछ एक आदमियों को ज़रूर बीच में नॉलेज है, क्योंकि हम काम के सिलसिले में मिलते थे तो उनको मेरे पास आते थे तो पता तो चलता ही था कि उसके साथ क्या हुआ है, कहाँ गया, क्यों गया। तो इसलिए कुछ एक आदमियों को पता है, लेकिन मैंने दूसरों को बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि जहाँ तक हम 2010 से लड़ाई लड़के तो जहाँ तक लेके आए हैं, अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताऊंगा तो वो डर जाएंगे और आगे से जो है वो कुछ जवानों के लिए जहाँ देश में जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपना परिवार अपनी जान प्यारी है। इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। मुझे आज भी अपनी फिक्र नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, मुझे फिक्र है सिर्फ अपने परिवार की, अपने बच्चों की। तो मैंने इसके लिए जो है भारत सरकार के खिलाफ UNO तक जो है अपनी तरफ से लेटर डाले थे, जहाँ से जो है मेन जो है दुश्मनी शुरू होती है। जगह जगह पे इनका जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो बोला है, और आपने देखा होगा YouTube चैनल पे कि बहुत बार जो है वो मेरे पुलिस ने पकड़ा, जहाँ जो वहाँ पे हमने दिल्ली में जो है सैकड़ों प्रदर्शन किए। तो वो सबसे सरकार जो है वो चिड़ी हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। तो मुझे अभी भी जो है वो अब बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अभी मैं जहाँ पे अपने शहर में आया हूँ और दुकान में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी भी मुझे फ़ोन के माध्यम से जो छोटे नंबर हैं जिनके ऊपर जो है विदेश का कोड आता है, बस इतना ही है, उसके नंबर से जो है वो ऐसे नंबरों से कॉल आती है और धमकियां दी जाती हैं मारने की, परिवार को उठा के ले जाने की। तो आज का जो देश का माहौल है वो ऐसा ही है कि कोई कुछ भी कर सकता है, तो करने वाले का हो भी कुछ नहीं रहा। तो इसलिए मुझे ये मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा कि मेरे साथियों, मेरे फौजी भाइयों, मैंने जवानों के लिए आवाज़ उठाई, आज भी उठा रहा हूँ। अगर कहीं सरकारें
जो इनकी सरकारों की खुफिया एजेंसियां हैं, जहाँ उनके ऐसे आदमी हैं जो किसी को मार सकते हैं, तो मुझे भी मार सकते हैं। तो मुझे भी मार सकते हैं। अगर मुझे किसी के द्वारा मारा जाता है तो या तो वो सरकार होगी, और या फिर हमारे कुछ सिख धर्म के कट्टरपंथी जो मेरे खिलाफ है, उनका होगा रोल। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान जो है जिंदगी में आता है तो मरना तो उसने है ही है, चाहे वो 30 का होकर मरे, 40 का होकर मरे, चाहे 100 साल का, चाहे 200 साल का, तो मरना एक अटल सच है। लेकिन सच्चाई के लिए मरने वाला व्यक्ति जो है वो शहीद का दर्जा प्राप्त करता है। जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो मैंने भी अपनी जिंदगी में जो है अच्छे कर्म करने की कोशिश की है, अच्छा कार्य करने की कोशिश की है, जहाँ पे जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। तो जब कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपको पता है कि उसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जहाँ अपनी जान देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कभी जो है ये अपनी मकसद में कामयाब हो जाए, मुझे मार दें, तो भी आपने जो अपने हमने जवानों के लिए संघर्ष शुरू किया है, जो जवानों की मांगों के लिए हमने अब तक संघर्ष किया है और संघर्ष कर रहे हैं, आप उसको और तीव्र गति दोगे, और तीव्र गति दे करके जो है अपने हक प्राप्त करोगे। आप मेरी मौत के बाद भी डरेंगे नहीं, और उत्साह से और जोश के साथ अपने जो साथ हो रहा है भेदभाव उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, और जो देश में जो चीज़ें गलत हैं उसके खिलाफ जो है वो बोल करके अपने हक प्राप्त करोगे, अपना इंसाफ लोगे। ये मेरा निवेदन है। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं इसके बारे में बताया। मैंने जो है वो तकरीबन मेरा जहाँ पे पेंशन आने के बाद जब मैंने शॉप लेकर के अपना और रेडीमेड गारमेंट का शोरूम शुरू किया था, तो तकरीबन उस टाइम 11-12 में मेरे पास जो है 21-22 लाख का रेडीमेड कपड़ा था अंदर मैंने डाला हुआ। लेकिन मैंने जो है वो अपना जवानों के लिए संघर्ष करने के लिए, जवानों के साथ भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, जवानों को हक दिलाने के लिए जो है वो भाग दौड़ में जो है वो, फिर उसके बाद मुझे धमकियां मिलनी शुरू हुई, और फिर कभी कोई इंटेलिजेंस आ गई, कभी कोई आ गया, कभी पुलिस इंक्वायरी आ गई, मानसिक तौर पे तोड़ने की कोशिश की गई, और धीरे धीरे करके मेरा जो है वो शोरूम बंद करवा दिया गया इसी वजह से। क्योंकि तो उस टाइम मुझे 21-22 लाख का जो है लॉस सहना पड़ा। लेकिन मैंने उसके बारे में भी कभी किसी को आज तक इसके बारे में नहीं बताया है, और मेरे बताने का आज भी मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं बहुत आपके ऊपर किसी के ऊपर एहसान किया है। मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। मैंने जो भी किया है वो अपनी खुशी से किया है, और उसमें किसी के ऊपर किसी तरह का कोई एहसान नहीं है। जो किया मैंने अपनी खुशी के लिए किया, अच्छा कर्म समझ के किया। तो इसलिए भाइयों, मेरा तो सिर्फ इस संदेश को रिकॉर्ड करने का मतलब इतना है, क्योंकि मेरे पीछे जो है वो दुश्मनों की फौज ज़्यादा पड़ी हुई है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए भाइयों, कृपया इससे अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो निराश नहीं होना, और उत्साह के साथ आगे बढ़ना। मारने वाला सिर्फ
जो है वो आदमी को मार सकता है, उसकी सोच को नहीं मार सकता। और आज हमने अपनी सोच जो है पूरे इंडिया में फैला दी है और जवानों के बीच ये बात अच्छे तरीके से बता दी है कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है। और बहुत सारे जवान समझ के आज समझ गए हैं और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। तो हमने अपनी सोच फैला दी है, तो मरने का कोई गम नहीं है। मरना तो है ही, किसी न किसी दिन मरना ही है, तो मरने से कोई डर नहीं लगता। लेकिन मकसद सिर्फ इस वीडियो का इतना है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है, जितनी ज़िंदगी लिखी है, उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना बड़ा नहीं है कि मुझे मार पाए। जो भी मारना है उस गॉड ने, जो भी गॉड ने मेरे कर्मों में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, वो ही मारेगा। जिस दिन की डेट मेरे नाम पे डाल दी, उस दिन मैं जीवित नहीं रहूँगा। बाकी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इन 13 साल के अंदर ना तो किसी से डरा हूँ ना डर रहा हूँ। लेकिन मैं एक वीडियो बना करके सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे उसका पहले से ही मालूम है कि मेरे ऊपर जो है कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो इसलिए मुझे ना तो मैं डर रहा हूँ ना मुझे किसी चीज़ का गम है। आप अपने संघर्ष को जारी रखना, बस इतनी बात है। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।